आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के शर्मा गेस से साइंस के चैप्टर 1 के एक अंक वाले प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। हमारे पास जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि सही विकल्प चुनिए। मतलब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है। अब देखिए उपचयन अभिक्रिया एक होता है और एक होता है आपका अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारा ऑक्सीजन का यानी कि O2 का जिसमें योग हो, जिसमें O2 का योग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। और एक हमारा होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जिसमें O2 का क्या होता है, ह्रास होता है। ह्रास यानी क्या, कमी होता है। ह्रास यानी कमी, मतलब जिसमें O2 की कमी होगी उसे अपचयन बोलेंगे और जिसमें O2 का योग होगा यानी ऐड होगा तो उसे हम लोग उपचयन बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो बोला गया है कि यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया, ये हमारा अभिक्रिया है में किसका उपचयन होता है। यहाँ पर किसका उपचयन होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं उपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास CuO है और इधर हमारा Cu हो गया है। इधर हमारा O था, इधर हमारा ऑक्सीजन था, लेकिन इधर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन गायब हो गया है। यानी यहाँ पर क्या हुआ है सर, यहाँ पर हमारा ह्रास हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, ह्रास हुआ ऑक्सीजन का। अगर इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर H2 में हमारा O नहीं है, जबकि यहाँ पर H2 में हमारा O आ गया है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ। और ऑक्सीजन का जब योग होता है उसी को तो हम लोग उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे किसका उपचयन हुआ है, आप बोल सकते हैं H2 का उपचयन हुआ है। किसका, H2 का, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है किसके साथ जुड़ा है, तो H2 के साथ जुड़ा है ना। आप देखिए यहाँ पर H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये समझ में आ गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या बोलेंगे, H2 बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, BaCl2 प्लस Na2SO4 से BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है या फिर द्विविस्थापन है। तो देखिए बच्चों आप एक चीज याद रखिए। देखिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं संयोजन अभिक्रिया याद करने का। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि तीर चिन्ह के अगर इधर आपका एक हो, एक यौगिक हो, ठीक है, तीर चिन्ह के इधर अगर आपका एक यौगिक हो तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर आपका तीर चिन्ह के इस साइड में अगर आपका एक ही यौगिक हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आया। और विस्थापन मतलब क्या होगा कि एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा और उसके जगह पर बैठ जाएगा। उसी प्रकार से द्विविस्थापन मतलब क्या होगा कि दो तत्व आपस में मतलब आयनों का आदान प्रदान करेगा और एक दूसरे को विस्थापित करके मतलब एक दूसरे का जगह ले लेगा। इतना समझ में आया। तीर चिन्ह के अगर इधर आपका एक होता है तो इसे हम लोग बोलेंगे संयोजन। तीर चिन्ह का अगर इधर आपका एक होता है तो इसे बोलेंगे वियोजन। और क्या मैंने आपको बताया कि अगर एक तत्व मतलब विस्थापित करता है तो उसे हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और अगर दो तत्व मतलब अपने आयनों का आदान प्रदान करके अगर विस्थापन का मतलब प्रक्रिया करेगा तो उसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अगर आप यहां पर देखेंगे बच्चों तो देखिए यहां पर आपका क्या है, Cl है और Cl के साथ यहां पर Ba है। लेकिन यहां पर देखिए Cl के साथ कौन आ गया सर, Na आ गया, मतलब एक तत्व तो यहां पर विस्थापित हुआ। यहां पर देखिए SO4 के साथ क्या है, Na है, लेकिन यहां पर SO4 के साथ क्या आ गया है, Ba आ गया है। मतलब यहां पर भी एक तत्व और यहां पर भी एक तत्व, मतलब दो तत्व मतलब अपने आयनों का आदान प्रदान करके विस्थापित किया। मतलब यहां पर कौन सा अभिक्रिया होगा सर, दो तत्व है ना, इसलिए द्विविस्थापन। अगर एक तत्व करता तो हम लोग बोलते कि विस्थापन, लेकिन दो तत्व कर रहा है इसीलिए इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, द्विविस्थापन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, CaO प्लस H2O से CaOH2। ठीक है। अब ये जो CaO है ना इसे हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। H2O मतलब जल है और CaOH2 मतलब क्या होता है, बुझा हुआ चूना। खैर उस सब से हमको मतलब नहीं है, जो हमें काम का चीज है वही हम देखेंगे। मतलब ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभी मैंने आपको बताया कि तीर चिन्ह के अगर हमारा इधर एक ही तत्व रहे, मतलब एक ही यौगिक रहे, तीर चिन्ह की इधर हमारा अगर एक यौगिक रहे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, तो इसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। और तीर चिन्ह के अगर इधर हमारा अगर एक तो रहेगा तो इसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। देखिए कितना सुंदर सा मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया और आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तीर चिन्ह के अगर इधर हमारा एक यौगिक रहे तो इसे संयोजन बोलेंगे और तीर चिन्ह के अगर इधर हमारा एक यौगिक रहे तो इसे
वियोजन कहेंगे। क्लियर है बात? तो ये हमारा हो जाएगा सर संयोजन अभिक्रिया और ये हमारा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? CaCO3 का होता है या फिर CaOH, यहाँ पर 2 होगा सर, यहाँ पर मिसप्रिंट है, 2 नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लीजिएगा, या फिर CaHCO3 का होगा या फिर CaSO4 का होगा। देखिए जब हम लोग घर का जब पचौड़ा करते हैं, मतलब दीवार में जब सफेदी लगाते हैं, सफेदी यानी क्या लगाते हैं सर? चूना ही तो लगाते हैं। अब चूना कैसा रहता है, बुझा हुआ चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना? तो जाहिर सी बात है सर बुझा हुआ चूना, क्योंकि जो चूना रहता है ना उसमें लोग पानी भी तो डालते हैं ना, यानी कैसा चूना रहता है? बुझा हुआ चूना। और अभी मैंने आपको बताया ये जो है ना CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसका आंसर होगा यही CaOH2, मतलब सफेदी करने के लिए हम लोग बुझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं और बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है CaOH2, इसलिए इसका जो सही आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया? दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? देखिए यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। आपको तो ऐसे देखकर लग रहा है कि सर ये तो चारों में से चारों अभिक्रिया होगा, लेकिन एक यहां पर ऐसा अभिक्रिया है जो नहीं होगा। देखिए ऑप्शन क्या है कि CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Zn, FeSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में जानना होगा। ठीक है, अगर आप सक्रियता श्रेणी के बारे में जानते हैं तब आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना लेंगे, और अगर आप सक्रियता श्रेणी के बारे में नहीं जानते हैं तब आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सक्रियता श्रेणी का जो टेबल है इस टेबल को देखते हैं। ये जो हमारे पास टेबल है ये हमारा सक्रियता श्रेणी का टेबल है। आप देख सकते हैं सबसे पहले जैसे यहाँ पर है हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मतलब इस प्रकार से ये दिया गया है। इतना क्लियर है? अब देखिए यहां पर लिखा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ये जो ऊपर वाला है ना ये मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और जैसे ही हम लोग धीरे धीरे नीचे आएंगे ना, ये जो अभिक्रियाशीलता है ये धीरे धीरे एकदम घटते जाती है, मतलब कम होते जाएगी। मतलब सबसे अधिक किसका है? पोटेशियम का है, फिर उससे कम हो गया, मतलब सोडियम का उससे थोड़ा कम है, कैल्शियम का इन लोगों दोनों से कम है, फिर मैग्नीशियम का इन तीनों से कम है, एल्युमिनियम का इन चारों से कम है, Zn का इन 5 से कम है। मतलब इस प्रकार से है, मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं अभिक्रियाशीलता घटते जा रही है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे अभिक्रियाशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता यहाँ पर किसका है? पोटेशियम का है। पर इस प्रकार से नीचे नीचे जैसे हम लोग आएंगे अभिक्रियाशीलता धीरे धीरे घटते जाती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तो क्वेश्चन ये था कि कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है ना, यहाँ पर एक्चुअल में किस प्रकार से होती है, मतलब यहाँ पर रहता है कम, जिसका मतलब जिसका कम अभिक्रियाशीलता रहेगा। ठीक है, मतलब कम सक्रिय, आप बोल सकते हैं कि कम सक्रिय धातु का लवण रहेगा, धातु का लवण। ठीक है, कम सक्रिय धातु का लवण और अधिक सक्रिय धातु के बीच में अभिक्रिया होता है। इस बात को आप याद रखिए, अधिक सक्रिय धातु। ठीक है, अधिक सक्रिय धातु, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए मतलब यहाँ पर रहेगा आपका कम अभिक्रियाशीलता वाला धातु का लवण रहेगा और अधिक सक्रिय धातु वाला का मतलब अधिक सक्रिय वाला धातु रहेगा। क्लियर है? मतलब कम अभिक्रियाशीलता धातु का लवण रहेगा और अधिक अभिक्रियाशीलता धातु के बीच में ही अभिक्रिया होता है। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, जो आंसर है मैं आपको वही वाला बता देता हूं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है? ZnSO4 है, ठीक है, प्लस Cu है सर, है कि नहीं है? ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है कि कम सक्रिय धातु का लवण होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये कम सक्रिय धातु का लवण है या नहीं है, और ये वाला जो होगा ये हमारा अधिक सक्रिय वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है Zn का और Cu का। डिस्कशन किसका किसका हो रहा है? Zn का और Cu का। अगर Zn देखा जाए तो यहाँ पर है और Cu अगर देखा जाए तो नीचे है, तो जाहिर सी बात है जो नीचे जैसे ही हम लोग आएंगे तो अभिक्रियाशीलता कम होगा, मतलब इसका ये कम सक्रिय होगा और ये हमारा क्या होगा? अधिक सक्रिय होगा। ये क्या होगा? अधिक सक्रिय होगा। और क्या कहा गया है कि कम सक्रिय धातु का लवण होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? अधिक सक्रिय धातु का लवण है। ये क्या है? अधिक सक्रिय धातु का लवण है। Zn क्या है?
अधिक सक्रिय धातु है ना, SO4 क्या है, उसका लवण है, मतलब ZnSO4 क्या है, अधिक सक्रिय धातु का लवण है, जो कभी भी नहीं होगा, जो कभी भी नहीं होगा। हाँ, अगर CuSO4 प्लस Zn का बात किया जाए तो ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि Cu हमारा क्या है, Cu हमारा कम सक्रिय धातु है, तो ये कम सक्रिय धातु का लवण हो गया और ये अधिक सक्रिय धातु हो गया। तो इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है बात? ये है हमारा मतलब सक्रियता श्रेणी का एक टेबल है, इसको अगर आप याद रखते हैं। और यहाँ पर अभिक्रिया किस प्रकार से होता है कि कम सक्रिय धातु का लवण होना चाहिए और अधिक सक्रिय धातु होना चाहिए, तभी इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास जो अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि Fe2O3 प्लस 2Al से Al2O3 प्लस 2Fe। अब देखिए सर, यहां पर हमारे पास क्या है, O3 है, यहां पर भी हमारा O3 है, लेकिन यहां पर O3 के साथ Fe2 है, जबकि यहां पर हमारे क्या आ गया, Al2 आ गया है। मतलब यहां पर क्या हुआ, एक तत्व विस्थापित हो गया ना, मतलब पहले O3 के पास Fe2 था, अब आ गया है Al2, मतलब एक तत्व का विस्थापन हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, यहां पर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, ये मतलब आंसर यहां पर गलत दिया गया है। ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर तो एक तत्व विस्थापित हो रही है ना, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आप आंसर बोलिएगा, आंसर इसका सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। सक्रियता श्रेणी वाला भी आप समझ गए हैं, क्या समझा दिया मैंने आपको यहाँ पर कि कम सक्रिय धातु का लवण होना चाहिए और अधिक सक्रिय धातु होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लो चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से कौन सी गैस बनती है। अब देखिए लो चूर्ण मतलब क्या, Fe मतलब लोहा। अब देखिए यहां पर मान के चलिए आपके पास क्या है, Fe है, तो Fe हमने ले लिया। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो HCl के साथ हमने अभिक्रिया करा दिया। अब ये जो Fe है और ये Cl मिलकर क्या बनाता है, FeCl2 बनाता है, और ये H जो है इधर हमारा क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है, यानी यहां से हमारा हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 निकलता है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2PbO प्लस C से 2Pb प्लस CO2 अभिक्रिया में कौन अपचयित हो रहा है। अब देखिए वही हमारा उपचयन अपचयन का ही आ गया है। उपचयन किसको बोला जाता है सर, उपचयन। उपचयन उपचयन किसको बोलते हैं हम लोग, उपचयन हम लोग किसे बोलते हैं, तो उपचयन हम लोग बोलते हैं कि देखिए उपचयन हम लोग किसको बोलते हैं, उपचयन। उपचयन हम लोग बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। और अपचयन किसको बोलते हैं, अपचयन। अपचयन अपचयन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। अब यहां पर अपचयित का बात हो रहा है कि किसका अपचयित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर PbO है, अब देखिए यहां पर आपका Pb आ गया है, यानी यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। यहां पर हमारा ऑक्सीजन है जबकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। तो चलिए जब यहाँ पर अपचयित का बात किया गया है तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपचयित को ही पढ़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन का योग से तो हमको कोई काम यहाँ पर है ही नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ काम किससे है, ऑक्सीजन का ह्रास से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो किसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ सर, तो Pb में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए यहां पर एक चीज, अगर मान के चलिए यहां पर अगर आपको पूछा जाता कि अपचयित पदार्थ कौन सा है, अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ, अगर अपचयित पदार्थ पूछा जाता ना तब आप इस पूरे को बोलते, यानी PbO को आप बोलते, तो आंसर इसका क्या होता, PbO होता। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ पूछा गया कि कौन अपचयित हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ, Pb हुआ। क्लियर है बात, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है यह एक वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ZnO प्लस C से Zn प्लस CO में किसका उपचयन होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने जो शुरू में ही आपको उपचयन अपचयन का कंसेप्ट बता दिया था, बस वहीं से ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर उपचयन का बात है, उपचयन मतलब क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका C है और यहाँ पर आपका CO है, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ है, और ऑक्सीजन का जब योग होता है तो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसके साथ ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो C के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। में किसका उपचयन होता है, तो C का उपचयन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चिप्स की थैली में गैस भरी रहती है, कौन सी गैस भरी रहती है, H2O2 N2 या फिर Cl2। तो देखिए बच्चों, जो चिप्स की पैकेट होती है ना, उसमें
N2 गैस भरी हुई होती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। उसमें नाइट्रोजन गैस हम लोग इसीलिए भरते हैं ताकि वह मतलब खराब ना हो, एक्चुअली वह विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्लियर है बात, समझ में आया? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे पास देखिए और कुछ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, उसको आपको भरना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है। इस टाइप का भी इस साल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उसका पालन करे। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसमें हम लोग ना तो द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान का हम लोग विनाश कर सकते हैं। इसे ही हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और कभी भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो किस नियम को पूरा करने के लिए करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए करते हैं। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि CaCO3 इधर उष्मा दिया जा रहा है, CaO प्लस CO2, यहाँ पर एक खाली स्थान है, अभिक्रिया का उदाहरण है। मैंने आपको बताया ना कि तीर चिन्ह की अगर आपका इधर अगर एक यौगिक रहे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। अब फोटोग्राफी में यहाँ पर एक खाली स्थान है, अभिक्रिया का उपयोग होता है, तो इसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग होता है। अब ये उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? यहाँ पर खाली स्थान है, जाता है, मतलब बढ़ जाता है। आप डेफिनेशन को पढ़े हैं ना, मैंने आपको शुरू से बता रहा हूं। यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? योग हो। और जब ऑक्सीजन का योग है तो जाहिर सी बात है, तो ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? बढ़ेगा ही ना। मतलब वहां पर जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसमें आंसर है बढ़ और इसमें है घट, यानी अपचयन में घट जाती है और उपचयन में बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ पर मैंने जितना भी 1 अंक वाला जितना भी क्वेश्चंस है, मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक सुंदर सा कॉमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।